अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। चलें जी, ईद की छुट्टियां ख़त्म, रमज़ान भी ख़त्म और शुरू करते हैं अपना FA1। आज सिर्फ हम जो है इसकी ओरिएंटेशन ही करेंगे और इसमें हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे हम इसको लेके चलेंगे और किस तरह से है हम इसको टेकअप करेंगे। ये देखें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टैट्स को अबाउट द लास्ट अटैम्प्ट, बिकॉज अभी हमारे पास स्प्रिंग 25 का रिज़ल्ट नहीं आया, तो ऑटम 24 के स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम सबसे पहले जो है इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़ा कैरी करते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट की डायमेंशन क्या है, इसको हम देखते हैं। तो चूँकि R1 है और टेक्स्ट तो मैं पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट के बारे में जानना हो तो आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन देख लीजिएगा। हम R1 के बारे में बात करते हैं। तो ऑटम 24 में 10,301 बच्चे इसमें अपेयर हुए थे और ऑलमोस्ट 2878 बच्चे जो है वो इसमें पास हुए थे। सो देखा जाए तो अराउंड 28% जो है वो इसका पासिंग रेशो है। और स्प्रिंग 22 से लेके अभी तक जो वन ऑफ द वर्स्ट अटैम्प्टेड या वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग पेपर है वो FR1 ही आ रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो भी हम जाके आइडेंटिफाई भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा। उसके बाद चूँकि अभी हम बात कर रहे थे और आपसे ओपिनियन भी ली थी कि कितने पेपर्स में आप लोग अपेयर हो रहे हैं, तो नॉर्मली बच्चों ने कहा कि हम तो 4 पेपर दे रहे हैं या 3 पेपर दे रहे हैं। तो आप सबसे ओपिनियन लेने के बाद चलो डिस्कस भी हुआ था हमारा, तो अब हम देखते हैं कि क्या 4 पेपर पास करना या 3 पेपर पास करना क्या पॉसिबल है या कोई दीवाने का ख्वाब है या क्या कैसे पॉसिबल है, क्या इसको कोई स्टैट्स वगैरह जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो लेट मी शो यू सम स्टैट्स फ्रॉम द लास्ट 3 अटैम्प्ट्स। उसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि यार क्या ये इस चीज़ को जो हमारा क्लेम है 3 पेपर दें या 4 पेपर दें, क्या वो सही है या नहीं, उसको देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया था ऑटम 2023 में 1761 बच्चे थे, स्प्रिंग 24 में 1734 हुए और अब कितने हैं 1878 बच्चे ऑटम 24 में क्वालिफाई हुए। जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए थे ऑटम 23 में वो कितने थे 117 थे। स्प्रिंग 24 में 4 पेपर पास करने वाले कितने हो गए 154 हो गए। और ऑटम 24 में जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं वो कितने हो गए 218। देन दैट स्टैट शोज़ कि आपकी अब जो पासिंग रेशो है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर जिन बच्चों ने 3 पेपर पास किए ऑटम 23 में वो 1277 थे, स्प्रिंग 24 में 1631 हो गए और अब कितने हैं 1697 बच्चे। यू कैन से डेट 1700 बच्चे ने 3 पेपर जो है वो पास किया ऑटम 24 के अटैम्प्ट में। तो सर ये जिन बच्चों ने पेपर पास किए हैं 3 पेपर 4 पेपर, तो 3 पेपर पास करने वालों में से हमें ये तो नहीं पता ना कि इन्होंने 3 ही दिए होंगे। तो यू कैन से डेट माइट भी इसमें से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 4 दिए हों 3 पास किए हों। बट ये स्टैट्स इसलिए शो किए जा रहे हैं आप सबको ताकि आप लोग के सामने ये एविडेंस हो कि यार इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने 3 पेपर देने हैं या 4 पेपर देने हैं, तो भाई आप अगर पेपर दे रहे हैं तो ये पेपर पास हो जाते हैं, साफ सीधी बात है। बिकॉज हमारा यहाँ पे स्टैट्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। तो ये इन स्टैट्स की बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 4 पेपर अ लिटिल डिफ़िकल्ट थिंग बट अ डूएबल अप्रोच है, हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। एफर्ट्स हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। उसके अलावा 3 पेपर भी पास बच्चों के हो रहे हैं, 1700 पेपर 1700 बच्चे का पेपर पास हुआ 3, विच शोज़ के यार यहाँ पे पोटेंशियल है और बच्चे अब 3 पेपर पास कर भी रहे हैं। तो ये आप लोगों से जो डिस्कस हुआ उसके बाद आपके क्लेम के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। तो अब देखते हैं कि अगर हमने ये 4 पेपर लेके चलने हैं या 3 पेपर लेके चलने हैं तो हमने मैनेज किस तरह करना है सब्जेक्ट्स को, हम उसको देखते हैं। तो हम ज़रा बात करते हैं, हम हाइपोथेटिकली, क्योंकि अभी सबने कहा कि जी हम कुछ 3 वाले हैं कुछ 4 वाले हैं, तो हम ज़रा देखते हैं कि टाइम एलोकेशन क्या होगी हमारी 4 पेपर्स के लिए। और चूँकि ये स्कीम का भी रोले हैं, अभी ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम आ गई, तो फिर आपको कुछ सब्जेक्ट के एडवांटेज ही मिलेंगे, इसलिए तो आप सब ने 4 पेपर्स पकड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम इस वक्त करंटली कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। करंटली वी आर इनटू ओल्ड स्कीम। इसमें आप सारे ग्रुप ए वाले हैं, जिसमें आपके पास आता है FAR1, टैक्स,
CMA और बी लॉ। अगर आप ये 4 पेपर दे रहे हैं और अगर आपके ये चारों पेपर पास हो जाएं, आपके अगर 4 पेपर पास हो जाएं तो न्यू स्कीम में अगर वो आ गई अगली अटैम्प्ट में तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? बिकॉज न्यू स्कीम में जो आपका FAR 1 है, एक आपके पास होगा टैक्स, एक आपके पास होगा डाटा सिस्टम रिस्क का और एक आपके पास पेपर होगा लॉ का, जिसमें बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों होगा। तो अगर आपके ये 4 पेपर पास होते हैं तो R1 के बदले में आपको R1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्स के बदले में आपको टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इस बी लॉ के बदले में बी लॉ का पेपर जो है 50% का वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और चूंकि ग्रुप ए आपका भी पूरा पास होगा तो आपको ये जो डाटा का पेपर है ये भी क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसके साथ जो ग्रुप बी होगा उसमें आपका पेपर होगा मैनेजरियल अकाउंटिंग का, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यू कैन से डैट ग्रुप ए पास करने से आपका पूरा ग्रुप ए एग्जाम्प्ट और ग्रुप बी का आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट होगा। और आपको फिर देने कौन से पेपर पड़ेंगे? अगर आपका ये पास हो जाता है ग्रुप ए तो आपको अगली अटैम्प्ट देना पड़ेगा R2 MFA ऑडिट और आपको कंपनी लॉ में सिर्फ जो 50 मार्क्स का पोर्शन होगा कंपनी लॉ का, आपको सिर्फ वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन से डैट 3.5 पेपर जो है आप टेक्निकली दे रहे होंगे। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको पता है तो फिर आपकी इसकी सारी प्लानिंग सेशन की इसके मुताबिक ही क्या करनी चाहिए, चलनी चाहिए। सारी प्लानिंग A to Z इसके मुताबिक ही आप स्टार्ट करेंगे, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये है कि भाई 4 पेपर पकड़ तो नहीं है, लेकिन हम तो सुन के आए सही जवानी खा जाता है, टाइम कहाँ से लाएंगे? 24 घंटे हैं, यहाँ तो कहते हैं पर सब्जेक्ट 5 घंटे लगाने चाहिए और 4 सब्जेक्ट हैं, 5 घंटे लगाएंगे, 20 घंटे, तो क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ज़रा ना एक हाइपोथेटिकली देखते हैं कि हमें टाइम क्या चाहिए, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी क्लास ड्यूरेशन जो है वो कितनी है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास हो जाएगा एक FA1 का, दूसरा हो जाएगा हमारे पास टैक्स का, तीसरा हो जाएगा हमारे पास CMA का और एक हो जाएगा हमारे पास बी लॉ का। मैं अपनी बात करता हूँ तो R1 जो है उसका टाइम 1 घंटे 15 मिनट का है, टैक्स का टाइम भी 1 घंटे 15 मिनट का है, हम CMA को भी तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट पे ले जाते हैं और बी लॉ जो है 1 घंटा है। हम इसको अगर देखें तो तकरीबन ये बनेगा आपका 4.75 आवर्स, 4.5 घंटे जो है वो आपके बन रहे होंगे। या यू कैन से डैट 5 घंटे की आपकी क्लासेस बनती हैं अगर आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्लास ले ली, लेकिन क्लास के बाद भाई पढ़ना भी तो है, हमने सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। अब क्लास लेने के बाद जब आपने पढ़ना है, जब आपने जाके होमवर्क करना है, जब आपने सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसके बारे में क्या है? अगर बिजनेस की क्लास 1 घंटे की है तो आपको 1 घंटा चाहिए। CMA के लिए आप चलें, आप 1.5 घंटा कर लें, आपने प्रैक्टिस भी करनी है, कंसेप्ट भी रिटेन करने हैं। R1 के लिए भी आप क्या कर लें, आप लोग R1 के लिए भी 1.5 घंटा कर लें, प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट के लिए भी मैं कहूँगा आप 1 घंटा ही कर लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत, या 1 घंटे 15 मिनट चलें कर लें। तो आपके पास ये तकरीबन बनेगा 5.5 घंटे के करीब जो है मैक्सिमम आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। तो आप इन दोनों को, क्लास वर्क और सेल्फ स्टडी को जमा कर लें तो आपको एक दिन में 10 घंटे चाहिए अपने पेपर्स को पढ़ने के लिए, अपने पेपर्स को मैनेज करने के लिए, अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए। अब सर देखें आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, तो इस 24 घंटों में से आपके 10 घंटे जो हैं वो तो हमने कर लिया स्टडी के लिए, जिसमें क्लास प्लस सेल्फ स्टडी है। आपके पास स्टिल कितने घंटे होंगे? आपके पास 14 आवर्स पड़ेंगे, जिसमें आप रील्स देखें, लाइफ एंजॉय करें, सोएं, आउटिंग करें, मूवीज़ देखें। आपके पास लाइफ को कैरी करने के लिए टाइम होगा। बट द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ।
आप डे 1 से अगर अपने आप को सॉर्ट करते हैं, अपनी रूटीन बनाते हैं, आप बिलीव करें ये इनिशियल मुश्किल होगा। आपको पहले 10 दिन थोड़ा अपने साथ फाइट करना पड़ेगा कि यार पढ़ना है, नहीं दिल कर रहा। 10 दिन 15 डेज वंस यू हैव मेड ए रूटीन, रोज़ का काम रोज़ करना शुरू कर देंगे भाई, आप पूरा सेशन कैरी करें, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शॉर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज आप में से सारे बच्चे कौन हैं, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। और जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही काम है भाई पढ़ने। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो जॉब होल्डर्स होंगे, नौकरी पेशा। अभी आप लोगों का काम जो है वो क्या है, पढ़ना। अभी चूँकि आप पीएससी से उठ के आए हैं और पीएससी में तो आप लोग 5-5 सब्जेक्ट दे के आए होंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को सॉर्ट करना है। इस तरह सॉर्ट कर लें, आपकी लाइफ जो है मैनेज हो जाएगी। देखिए अगर हफ्ते में आपकी क्लास जो है 5 डेज़ इन अ वीक है, तो आप इसको 5 डेज़ इन अ वीक ही लेके चलें। वीकेंड को रखें, रिलैक्स करें, संडे को जाएं, आउटिंग करें, बाइक पकड़ें, निकल जाएं। लाइक में जैसे मैं संडे को वाराकटी पे निकल जाता हूँ, बट यू हैव टू प्लान। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप अप्रैल में नहीं पढ़ते, मई में नहीं पढ़ते, तो विद द एवरी मंथ आप गुजरता जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, पेंडिंग लेक्चर्स होते जाएंगे, काम पेंडिंग होगा। फिर अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब आप इस सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को 5-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, एक सब्जेक्ट को आप फिर 4-4 घंटे पढ़ रहे होंगे। वो आखिरी के 2 महीने होंगे, फिर आप हाथ पाँव मारेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, आप तैयारी 4 की करेंगे, तैयार 3 होंगे, देंगे 2, पास आपका 1 होगा। तो इन चीज़ों से बचना है आपने, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको सॉर्ट होना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको सॉर्टिंग चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। भाई ये 10 घंटे निकाल लो। कॉलेज आप लोगों ने आना है, क्लासेस लेनी है, क्लासेस ले लिया आप लोगों ने। अब उसके बाद आपको पता है कि मैंने सिर्फ ये रोज़ का काम रोज़ करना है, रूटीन बना लें। कुछ सब्जेक्ट सुबह कर लिए, कुछ सब्जेक्ट दोपहर पे कर लिए, कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपने शाम में कर लिए। तो आप इस तरह से क्या करें, अपने आप को सॉर्ट करें, अपने आप को मैनेज करेंगे। तो आपको इनिशियल कुछ दिनों मुश्किल आएगी रूटीन डेवलप करने में। वंस डेवलप रूटीन हो गई आपकी, फिर आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगी, आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और आप लिटरली एंजॉय करेंगे। आपको पता है कि आपके पास दिन में भी 10 घंटे हैं, आपके पास वीकेंड भी स्पेयर हैं, आप अपनी लाइफ में भी इंजॉय करेंगे, अपने सर्कल में भी आप इंजॉय करेंगे, स्टडी भी होगी और आप जो है पेपर भी आपके पास हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। वापस आते हैं, चूँकि हम तो बात कर रहे थे R1 की, तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई आपको स्लाइड्स मिलेंगी, नोट्स वगैरह, आपके पास आई कैप का स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए, बिकॉज हम कैरी करेंगे अपने आई कैप को स्टडी टेक्स्ट से। आपके पास लेक्चर्स होंगे, हम लेक्चर स्टडी डिलीवर करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास पास्ट पेपर PDF में शेयर किए जाएंगे, वो लेना है आपने, और आपके पास टेस्ट सेशन होगा, वो आपने कैरी करना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। R1 को देखते हैं। अभी आप लोग ITA पढ़ के आ चुके हुए हैं, तो अब ITA से उस वक्त भी आपको बताया था कि भाई ITA से नेक्स्ट स्टेप जो है वो किसका होता है, आपका FR1 का होता है, कि हमने कहाँ मूव करना है, R1 में मूव करना है। ITA से नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने जाना है। तो R1 में देखेंगे तो हमारा जो सिलेबस ग्रिड है, 3 ग्रिड्स हैं। ग्रिड A जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर करनी है, ग्रिड B जिसमें हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ग्रिड C जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसकी देखनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आई कैप हर चीज़ पूछता है, साफ सीधी बात है। R1 के पेपर में भाई उसके पास इतना मवाद है, इतने सवाल हैं, MCQs हैं, वो हर चीज़ पूछेगा। आपके पास सेक्शन A होगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, सेक्शन B होगा लॉन्ग के लिए, वो शॉर्ट ही पूछेगा, लॉन्ग ही पूछेगा। आप किसी टॉपिक को, किसी एरिया को चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे और हम स्टार्ट तो अपना ग्रिड C से ही करेंगे, लेकिन आपको इसको क्या करना है, वेल प्रिपेयर होकर लेकर चलना होता है। अब इसमें याद रखिएगा कि टेस्टिंग लेवल जहाँ लिखा होता है 2, इसका मतलब है इसमें से 20 नंबर तक का सवाल पूछा होता है, और जहाँ पे टेस्टिंग लेवल 1 लिखा होता है वहाँ पे इसका मतलब होता है कि 8 नंबर तक का सवाल इसमें से एक्सपेक्टेड होता है।
तो जो आपका चैप्टर होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 20 नंबर का। जो कैश फ्लो होगा इसमें से 20 नंबर का है। फिर ये एरर्स वगैरह हो गए, इसका टेस्टिंग लेवल 1 है। और जो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है आपने बनानी है NPO, इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इस ग्रेड में से एक्सपेक्टेड हैं, और ये ICAP अपनी ग्रेड को फॉलो करता है। उसने कह दिया वो इसमें से ही पूछेगा। अब जहाँ पे उसने लिखा टेस्टिंग लेवल 2 है, इसका मतलब है भाई मैक्सिमम मैंने इतना पूछना है, कम भी पूछ सकता है वो, बट मैक्सिमम उसने क्या करना है, इतना ही पूछना होता है। उसके बाद ग्रेड 2, इसमें रेशो एनालिसिस है, उसको हम देखेंगे, जो 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। EPS देखेंगे, वो 20 नंबर का आता है। और एक एरिया होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, जो थ्योरेटिकल है, जो हर हाल में पेपर में आता है, या शॉर्ट या MCQs, बट पेपर में ICAP लाजमी पूछ रहा होगा। लाजमी का मतलब लाजमी है कि ICAP ने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। और फिर ग्रेड C है, जिसमें 5 चैप्टर आते हैं हमारे पास, जिसमें एक होता है IAS 16 का, एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट का, एक बोरिंग कॉस्ट का, एक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जिसमें से IAS 16 और 40 लॉन्ग में है, बाकी 3 जो है हमारे पास शॉर्ट में आ रहे होते हैं, जिसका ये है। देखिए इसमें से PPE IAS 16 एक वो चैप्टर है जो आपका तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सिलेबस के ग्रेड तो ये थे कि भाई आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारा ये कुछ मौजूद है। हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने ग्रेड नंबर C से लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे, आपको चल जाएगा पता। लेकिन आगे चलते हैं, ज़रा हम इस सब्जेक्ट के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड है, जिसका एवरेज रिजल्ट जो है 24% है। 28 अभी आया, फिर 28, 27, 22, 25, 23। तो इसका इतना बुरा रिजल्ट क्यों है, हम किससे पूछेंगे? द रेलिवेंट पर्सन जो हमें आंसर करेगा वो एग्जामिनर भाई होता है, बिकॉज वही है जो हमें बताएगा कि उसने हमें क्यों फेल किया, हमारे फेलियर की रीजंस जो है वही आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंग 24 को देखते हैं। स्प्रिंग 24 का रिजल्ट जो है वो 28% था। तकरीबन 9 सवाल आए थे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 8 वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। अब बड़ा सार्केस्टिक हो रहा है एग्जामिनर, कहता है जी द करंट रिजल्ट ऑफ 28% अलाइंस क्लोजली विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 5%, the average of the last 5 session which was 26%. It is important to highlight that 23% of the examinees obtain less than 20 marks. सर कहता है 23% बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से भी कम नंबर आए हैं, indicating that they appeared in the examination without studying the basics of subject. वो कह रहा है भाई इन बच्चों को तो बेसिक्स नहीं आती थी, मुंह चुक के आ गए, फिर कहता है हमें क्यों निकाला। कहता है रफली 1/3 वो हैं जिनके हमने एक ज़माने में IIT एग्जाम की थी, उनको अभी भी नहीं पता, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज डिस्प्ले नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट अमंग ऑल पेपर। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जामिनीज जो 80 से भी ऊपर आए हैं, हाईएस्ट नंबर 97 था इसमें। However, this is important. It is not worthy that 26%, 34%, 25% and 29% of the examinees did not secure any marks in question number 2, 3, 4, 5 respectively. भैया उसने आपको अभी एक जेनेरिक बताया कि भाई ये परफॉर्मेंस का हाल है। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन जाएंगे, उसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी कमेंट किए हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे के ऑटम 23 में 27% था। कहते जी रिजल्ट जो है प्रीवियस के साथ ही अलाइन कर रहे हैं 22% के ऊपर और पिछली 5 अटैम्प्ट के ऊपर। फिर वही रफली हाफ ऑफ द एग्जामिनीज वो हैं जिनकी एग्जाम थी, वो आज भी सफ़र कर रहे हैं। फिर कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज डिस्प्लेड नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अचीव एक्सेप्शनल स्कोर अटेनिंग मार्क्स इन 80s और हाईएस्ट 98 से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट 19% ऑफ द एग्जामिनीज ऑब्टेन 20 मार्क्स और लेस, कि भाई 19% बच्चे ऐसे जिनके उससे भी कम नंबर आए 20 से। फिर कहता है सिलेक्टिव स्टडी वॉज द एविडेंट एज कैंडिडेट सक्सेसफुली गार्नर्ड हायर मार्क्स इन 3 to 4 क्वेश्चन। बाकी सब में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो एग्जामिनर बता रहा है। ओके, स्प्रिंग 23 देखेंगे, सेम कमेंट्स। ऑटम 22 देखेंगे, सेम। इवन स्प्रिंग 22 में भी सेम है। तो अगर हम इन सबको कंसोलिडेट करें, कंबाइन करें, तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं जो आपको क्या कर रहा है, ICAP बता रहा है। क्या कि इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर वांट्स, कि बच्चों को समझ ही नहीं आती कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, आपको एप्लीकेशन इश्यूज हैं, आप रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ पाते, आपके प्रेजेंटेशन जो है डैट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। सेलेक्टिव स्टडी जो है वो आप करते हैं, डैट इज़ नॉट फ्रॉम द टॉपिक्स,
आपका सिलेबस वेल प्रिपेयर नहीं होता। अब लाइक आई जस्ट शेयर स्टोरी विद यू, लास्ट सेशन में एक बच्चा आया था तो बड़ा परेशान था कि मेरे से हो नहीं रहा, ये है वो है, तो बड़ी ना नेगेटिव बातें और सुसाइडल थॉट्स लेके बैठा हुआ था कि मेरी 4 अटैम्प्ट लग गई हैं, देखें पास नहीं हो रहा, ऐसे नहीं वैसे नहीं हो रहा। तो कोई आधा पौना घंटा बैठा रहा, रोता रहा, मैं सुनता रहा उसको। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम अब बातें बड़ी होगी, हम आते हैं टूवर्ड्स सोल्यूशन। मैं कहा ठीक है भाई, ये हमारे चैप्टर्स हैं, मुझे बताओ आपको इसमें टॉपिक कौन सा नहीं आता। सर जी मुझे एनपीओ नहीं आता, मुझे एरर्स नहीं आता, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो मैंने पढ़ा नहीं है, और मुझे करेक्शन ऑफ एरर्स की एंट्रीज नहीं आती। मैंने इसका मुंह देखा, मैं कहा भाई तुझे 2 साल हो गया है R1 पढ़ते हुए, बिकॉज उसके तुमने 4 अटैम्प्ट्स जो हैं वो दिए हैं R1 की, 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में भी तुम्हें ये टॉपिक्स नहीं आ रहे। तुम अभी भी पेपर देख के आए हो और तुम्हें नहीं पता था कि इनमें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें एनपीओ नहीं आता, तुम्हें IS-80 नहीं आता, तुम्हें एरर्स नहीं आते, करेक्शन वाले तुम्हें नहीं आता, तुम्हें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं आता, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। तुमने मारे छितर पकड़ के कि भाई जब तुझे एक अटैम्प्ट तेरी लग गई थी, जब तेरा पेपर पास नहीं हुआ, तुम्हें पता था कि मेरे ये 4 एरियाज या 3 एरियाज वीक हैं, तो उन पे काम करो ना। तुमने 2 साल लगाया है किन एरियाज के ऊपर, वो जो तुम्हें आते थे, तुम्हारा रिजल्ट क्या चेंज होगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं, और सिलेक्टिव स्टडी में हम कुछ एरियाज को छोड़ देते हैं जो हम करते ही नहीं, हालांकि उनके एग्जाम में वेटेज बड़ी ज़्यादा होती है। और ICAP हर चीज़ पूछता है। मैं आपको इस पेपर में कह सकता हूँ कि उसने हर चीज़ पूछनी है। आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ेंगे आपको ICAP छोड़ देगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, लेबोरियस होता है, काम ज़्यादा करना होता है, सवाल नहीं होते। फिर खाली पास पेपर्स हैं। अब पास पेपर हम करते हैं 2012 के, 14 के, 16 के। यार उस ज़माने का टेस्टिंग लेवल चेंज था, अब का टेस्टिंग लेवल चेंज है। हमें देखना पड़ेगा कि ICAP का मूड क्या है, किस तरह के सवाल पूछ रहा है वो। कंसेप्ट रिटेन नहीं रहते, प्रिपरेशन आगे सिलेबस के मुताबिक नहीं होती, पेपर हम प्लान नहीं करते, और हम कुछ एरियाज़ की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते ही नहीं है। जैसे IS-16 के दे मार 450 सवाल कर लेंगे, NPO 2 सवाल नहीं करते, कैश फ्लो 3 नहीं आपसे होता। तो ये प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम्स हमें करनी पड़ती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमने क्या करना है, ओवरकम करना है। तो देखें सिलेक्टिव स्टडी तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। जब हम डिस्कस करेंगे हम क्लास में, तो हम कैसे इनको ओवरकम करेंगे, तो हम हर टॉपिक के साथ छोटी छोटी एग्जांपल, क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। ICAP के सवाल प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, मैं आपसे एडिशनल वीडियोस शेयर करूंगा ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो जाए। सिलेबस हम सारा करेंगे, छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। इसमें क्लास में भी जब हम बोर्ड पर सवाल करेंगे हम टाइमर लगाएंगे, इवन जब आपके टेस्ट होंगे तब भी आपसे टाइम एलोकेटेड टेस्ट ही लिए जाएंगे। आपने किस याद रखनी है कि आपके पास पेपर में सिक्योर करने के लिए पर मार्क्स 1.8 मिनट है। 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट में होना चाहिए, चीज़ आपने याद रखनी है। आपको टॉपिक्स याद नहीं रहते, आपको समरीज वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। आपके साथ हर चैप्टर के समरी होंगी। आपके पास ना ICAP की बुक होनी चाहिए। ICAP की बुक में हर चैप्टर के एंड पे स्टिकी नोट्स हैं, दैट इज़ अ समरी, वो होगी। सिलेबस को हम ICAP के मुताबिक फुली प्रिपेयर करेंगे, जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है हम वो करेंगे। अब एक चैप्टर जो है जैसे बोरिंग कोस्ट है, उसके टेस्टिंग लेवल 1 है, 8 नंबर तक का सवाल आएगा। मैं आपको उसमें से 2008 का सवाल करवा रहा हूँ, 20 नंबर वाले 12 करा रहा हूँ, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। हम ICAP के ग्रिड के मुताबिक ICAP के पेपर को प्लान करके क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आपके इतने सफिशिएंट टेस्ट होंगे कि अगर आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और टेस्ट हम पास पेपर नहीं लेंगे, दैट विल बी अदर देन योर पास पेपर्स। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। आपको कम से कम देखिए, साफ सीधी बात है भाई, R1 का जो करवाया उसको रिवाइज करो, जो होमवर्क दिए करके आओ। होमवर्क करते रहोगे, सवाल आपके पास होते जाएंगे। आखिरी महीना अगस्त का आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए। 31 जुलाई एंडिंग डेट है, 31 जुलाई को हमने सिलेबस ख़त्म कर देना है। टेस्ट जितने भी होंगे आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, आपने टेस्ट को छोड़ना नहीं है। यार तुम्हें एक सवाल आता है एक कर लो, आधा आता है आधा कर लो, टेस्ट नहीं छोड़ना। और अपने टीचर में थोड़ा सा फेथ भी रखना है, बिकॉज आप अगर जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको बड़े लोग मिलेंगे कि यार ये कर ले वो कर ले। अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो मार्केटिंग ग्रुप्स हैं, गाइडेंस ग्रुप तो रह नहीं गया, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अब देखिए ना, लास्ट सेशन में मैंने R1 का एक स्मार्ट कोर्स था, उसको फ्री किया,
तो उसमें मोर देन 3000 बच्चा R1 बैठ के पढ़ रहा था। लेकिन आप कहीं पूछेंगे तो मुझे दुनिया में कोई जानता नहीं होगा सो कॉल्ड सोशल मीडिया की मार्केट में। अब लेकिन जिसको कोई सोशल मीडिया के मार्केट में नहीं जानता, उसके कोर्स में लास्ट सेशन में 3000 बच्चे ने R1 पढ़ा बैठ के। तो थोड़ी मेरी बात पे यकीन रखिएगा और हर एक सेमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बस फोकस होकर चलें, इस तरह की डिस्टॉर्शंस को अवॉइड करें, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। आपके पास अब क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर नया जो R1 का डेडिकेटेड हो, जिसमें हमने R1 के अलावा कोई काम नहीं करना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 2, नीयत। कोशिश करके आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो PDF में शेयर करता रहूँगा, बिकॉज हमने सारा कुछ जो है वो करना आई कैप की किताब से। डैट इज़ अ बेस्ट बुक जिसको आप कह सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। आप लोगों के सवाल जवाब वगैरह हैं से पूछ ले, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। फिर कल से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर पहले शॉर्ट करेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे, हम लॉन्ग चैप्टर से मूव करेंगे। लाइक अगर आपको आइडिया नहीं भी पड़ी है, वीक भी हैं तो मसला नहीं होगा, हम बिल्कुल बेसिक से जो हैं वो लेकर चल रहे होंगे। और क्लास हमारी जो है वो इंशाल्लाह 5 डेज इन अ वीक ही हो, वीकेंड ऑफ ही रखेंगे। वीकेंड बेसिकली टेस्ट डे होगा, उसमें क्लास में नहीं लिया करूँगा, वो टेस्ट डे आपका होगा सैटरडे, इंशाल्लाह यू विल बी अ टेस्ट डे। साथ